नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। हम इस वक्त जहां पहुंचे हैं वो शहर का गांधी मैदान है और मुद्दा लेकर हम पहुंचे हुए हैं शहर में कैसे सिवान का शहर जो है सुंदर हो और शहर में रोज़गार का सृजन कैसे हो, जो यहाँ के युवा हैं उनको कैसे रोज़गार मिले। इन सभी मुद्दों को लेकर कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले हम इंतखाब जी से बात कर लेते हैं क्योंकि शहर में काफ़ी दिनों से ये जनप्रतिनिधि हैं और शहर को लीड भी करते हैं, तो इनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं। इंतखाब जी, शहर के अंदर शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए, इसके लिए क्या कुछ आपके पास? देखिए, शहर को सुंदर बनाने के लिए निश्चित तौर पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इस सेंस हम कह रहे हैं कि जनता ही मालिक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जनता है। यहाँ पर जनता अगर निश्चित अच्छे लोगों को, अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनेगी, जनता अगर जागरूक होगी, जनता पढ़ी लिखी जागरूक अपना हक मतलब मांगेगी जनता सरकार से, तो निश्चित तौर पर सुंदर सिवान बनेगा। इसलिए जो हम वोट देते हैं, मान लें लोकल बॉडीज़ को, मान लें हम नगर परिषद चुनाव आने वाला है, हम जिसको चुनते हैं, अगर हम अपराधी को चुनेंगे, हम भ्रष्टाचारी को चुनेंगे, हम अगर मतलब कि जात जमात पर चुनेंगे, धर्म पर वोट देंगे, चुनेंगे, तो निश्चित कभी साफ सिवान, सुंदर सिवान, कोई भी समाज बढ़िया नहीं बन सकता है। हमको उससे ऊपर उठना होगा। राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए हमको जात धर्म से ऊपर उठकर अच्छे लोगों को चुनाव करना होगा। जो अच्छे लोग जब चुन कर आएंगे, तो निश्चित तौर पर पत्रकार हुए, वकील हुए, डॉक्टर हुए, अच्छे हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हुए, उनसे राय लेकर ही कोई काम करेगा। और जब वो काम, जब राय लेकर सब काम करना और सबके ट्रांसपेरेंसी के साथ, मतलब हम जो भी करते हैं तो छिपा के क्यों करें? जो प्रोग्राम बनाते हैं खुल के करें। जब हम बेईमान नहीं है तो वो छिपाने की जरूरत क्या है? ट्रांसपेरेंसी रहेगा उसमें। जब ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सुधार होगा। कि इंदौर क्यों आता है? इंदौर का लिटरेसी रेट देख लीजिए आप, उसके बाद वहाँ देखिए, वहाँ के लोग जो चुना गया जनप्रतिनिधि उसका देख लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कमी है, इसको हम जनता ही इसको सुधार कर सकती है। अब सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि डायरेक्ट इस बार डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, जनता डायरेक्ट अध्यक्ष से चुनाव करेगी। तो निश्चित तौर पर जनता जब डायरेक्ट चुनाव करेगी तो जनता इसकी मालिक हो गई, जनता के ही सब कुछ हाथ में आ गया। पहले होता था कि पार्षद चुनते थे अध्यक्ष को, तो जो व्यापारी लोग आते थे जीत कर, वार्ड कमिश्नर, वो तो 1 करोड़ रुपये लगा के खरीद लेते थे। जब खरीद कर मान लो कोई संस्था में अध्यक्ष बनेगा, किसी भी संस्था में 1 करोड़ लगा के, चाहे 2 करोड़ लगा कर अध्यक्ष जब बनेगा, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टारगेट उसका होगा 5 साल के अंदर इसको 2 करोड़ रुपये अपना निकालना है। उसके लूटपाट करेगा। जब लूटपाट करेगा तो उसको विकास पर, सिवान के विकास पर, स्कूल के डेवलपमेंट पर, आवाम की सुविधा पर, आज फील्ड में हमारा देख रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं आप, अभी तो सफाई हो रही है यहाँ पर। मान लीजिए ओपन जिम भी होना चाहिए कि ऐसा माहौल हम बनाएं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर उपलब्ध कराएं जिससे आने वाले पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ लोगों को, महिलाओं को एक निश्चित तौर पर अच्छा सुख सुविधा मिले, जो निश्चित अच्छे समाज का निर्माण करेंगे ये लोग। ये सब कुछ जनता पर डिपेंड करता है। अच्छे लोग चुनाव करेंगे तो अच्छा समाज बनेगा, अच्छा शहर का निर्माण होगा और उसमें हम लोग सब सहयोग करेंगे। क्यों नहीं यार, जो लगातार आप कह रहे हैं कि वार्ड पार्षद चुनते हैं सभापति को, आखिर क्या चीज़ देख के वार्ड पार्षद चुन लेते हैं उनको? आपसे शहर का विकास नहीं हो पाता है। आपसे तो हम बोले, जब ये ट्रेंड बदलना होगा कि किसी को अपने जात के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट देने की प्रवृत्ति जब तक रहेगी, इस टेंडेंसी को बदलना होगा। हम कोई पार्लियामेंट का नहीं चुन रहे हैं, हम MP नहीं चुन रहे हैं, हम लोकल जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। लोकल जनप्रतिनिधि डेली, कोई MP MLA किसी जनता से मुलाकात नहीं होती है, महीनों दिन, 6-6 महीना, साल भर। लेकिन आपका जनप्रतिनिधि डेली मुलाकात होना है उससे। कोई काम पड़ता है, हम आपके यहाँ जाते हैं, आप हमारे पास आते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें जनता को हर चीज़ से, जात धर्म से ऊपर उठकर, अगर जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, इसको चुने अगर देख कर उसको, तो निश्चित तौर पर अच्छा पार्षद जब चुनेगा तो अच्छा बोर्ड बनेगा। जब हम जात धर्म पर चुनेंगे, बाहुबल पर चुनेंगे, अपराधी को देख, जानते हुए भी कि अपराधी है, जानते हुए कि ये नहीं है, ऐसे लोग चुनेंगे तो वो आकर नगर परिषद में क्या करेगा? वो बिकेगा, वो गलत पैसे भी काम करेगा। जब देखिए, बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन सारा रिमोट, सारा कंट्रोल जनता के हाथ में है। जब अच्छा जनप्रतिनिधि होगा, थाना भी
में हर पदाधिकारी के पास, हर ऑफिस में वो अपने अधिकार, आपके अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ेगा। इससे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, साफ छुई का जनप्रतिनिधि हो तो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, विकास भी होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चाहे और लोग क्या करते हैं, ये गलत परंपरा बना दिया है कि हम जाति पर चुने, पर जात देखते हैं, धर्म देखते हैं। इसको बहुत अनुरोध हम करेंगे सीवान की जनता से, इस बात को दिमाग से निकाल दें। इस बार जितने वार्ड में चुनाव हो रहा है, उस वक्त जाति धर्म से ऊपर उठकर ऐसे लोगों को चुने जो सीवान को सुंदर बनाए। हम तो इसका कंपेरिजन करते हैं इंदौर से, क्यों नहीं इंदौर बन सकता है सीवान? सफाई क्यों नहीं बढ़िया हो सकती? सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नगर परिषद में है। जब 19 लाख रुपया महीना हम एनजीओ पर खर्चा करते हैं, उसके बाद 250-300 कर्मचारी नगर परिषद सीवान में है, तो आप समझ लीजिए कि 40-50 लाख रुपया महीना का सिर्फ सफाई पर खर्चा होता है। उसके बाद भी इसका सुव्यवस्थित जो है तरीका, इनके पास मैनेजमेंट नहीं है। गाड़ी चलता है, डीजल चलता है, कोई इसका व्यवस्था नहीं है। जब इस व्यवस्था को सही आदमी रहेगा, निश्चित तौर पर इस व्यवस्था को सुधारेगा, मैनेजमेंट एक देगा, मैनेजमेंट इसको बनाएगा उसको। तो जब जिस चीज़ को सिस्टमेटिक मैनेजमेटिक तरीक़े से काम होगा, तो निश्चित रूप पर सुंदर सीवान बनेगा, बढ़िया सीवान बनेगा, हर चीज़ सिस्टम में आ जाएगा। तो अगर सिस्टम वाले लोग आएंगे तब, इसलिए कि पदाधिकारी के बल पर आप सोचते हैं कि पदाधिकारी ये काम करेगा, तो पदाधिकारी को तो जनता ने चुना नहीं है। उसको तो सैलरी मिलता हुआ आया, 3 साल रहा, यहाँ से चला गया। लूटपाट करना है तो लूटपाट किया, फिर चल दिए यहाँ से। लेकिन आपको तो यहीं रहना है, हमारे बाल बच्चों को यहीं रहना है, हमारे पूर्वज यहीं रह गए। तो हमको ना इसके बारे में सोचना है कि सबसे सीवान से लगाव हमारी ज़्यादा है। हम चाहेंगे हरियाली कैसे हो, यहाँ पर जनजीवन हरियाली कैसे हो, बच्चों के लिए पार्क कहाँ मिले, लाइब्रेरी कैसे बने यहाँ पर। आज बताइए, कोई MP MLA इतने गुजरे हैं, कहा किसी ने ऐसा सोचा कि सार्वजनिक लाइब्रेरी बनाया जाए सीवान में? स्कूल, एक भी सरकारी स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाने की कोई आज तक पहल किया? एक मॉडल स्कूल बनाया जाए बच्चों के लिए। बिल्कुल देखिए, मॉडल स्कूल या किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीवान शहर के अंदर होना चाहिए, वो नहीं है, जिसको लेकर यहाँ के युवा जो है अब पलायन कर रहे हैं। सही बात है, क्योंकि यहाँ के युवा पढ़ लिख लेते हैं और पढ़ने लिखने के बाद वो बाहर जाकर दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी करते हैं, अपना टैक्स दूसरे राज्य के सरकार को देते हैं। विनोद जी जरा हैं, इनसे बात कर लेते हैं, जो सांसद हैं, उनके ये प्रतिनिधि हैं। विनोद जी, ये बताइए कि शहर को सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए? अभी आपने सुना इंतखाब जी बता रहे थे सारा तरीका, आखिर उसको कैसे सुंदर बनाया जाए शहर को? सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से कशिश न्यूज़ के सारी टीम को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि शहर सुंदर कैसे हो। जब तक नियम और नीति दोनों का सुयोग्य उपयोग नहीं होगा, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे इंतखाब भाई ने बताया ना कि जनता कहीं ना कहीं कभी भी किसी न किसी लोग में, लालच में आकर के, जाति पाति में आकर के चुन लेते हैं, जिससे बेपरवाह प्रतिनिधि, निकम्मा प्रतिनिधि, माने जो शब्द अपृष्ट बोल सकिए वो प्रतिनिधि लोग चुन करके, इंतखाब भाई ने यहाँ तक खोल दिया कि नगर परिषद में आज तक क्या खेल खेला जाता है, वो भी उस बात को मैंने स्पष्ट कर दिया कि पैसे से बिक कर के जब वार्ड कमिश्नर अपने चेयरमैन को चुनते हैं, उस शहर का विकास क्या सोचेगा? बिल्कुल, देखिए, पैसे से बिक कर वार्ड कमिश्नर जो है कि शहर सभापति को चुनते हैं, तो शहर का विकास क्या होगा, ये जो अभी पैनलिस्ट मेरे साथ जो जुड़े थे वो बता रहे थे। हम बात कर रहे थे शहर में कैसे हो रोजगार का सृजन और शहर कैसे हो सुंदर। शहर कैसे हो सुंदर। ब्रेक के पहले इंतखाब जी जो हैं उन्होंने बताया, और जो सांसद प्रतिनिधि विनोद जी हैं, विनोद श्रीवास्तव, उन्होंने बताया है। अब हम बात कर लेते हैं रोजगार का सृजन कैसे हो शहर के अंदर। आखिर उसके लिए क्या कुछ किया जाए ताकि जो शहर के युवा हैं, पढ़ लिख के जो बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, और अपना टैक्स जो है दूसरे राज्य की सरकार को देते हैं, वो टैक्स आखिर बिहार में आए, कैसे बिहार में आए, और बिहार में रोजगार का सृजन, खासकर सीवान की बात कर ले तो सीवान में रोजगार का सृजन कैसे हो, उस पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं। सुनो जी, शहर के अंदर रोजगार का सृजन कैसे हो? शहर में तो आखिर आप लोग चाहेंगे तो रोजगार हो सकता है। हम लोग एक छोटे जनप्रतिनिधि हैं, बड़े जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि यहाँ पर औद्योगिक केंद्र खोला जाए। यहाँ पर कल कारखाना खुलेगा तो रोजगार बढ़ेगा। एक सूता फैक्ट्री था
जो लोगों ने देखा कि वहाँ जब सूता फैक्ट्री बंद हो गया तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, वो भी सीवान के लिए अच्छा है। सरकार के द्वारा बहुत ऐसे योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री की योजना चल रही 10 लाख का, जो एक लोग को उद्यमी योजना के द्वारा वो भी मिल रहा है। धीरे धीरे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा अच्छा पहल किया जा रहा है कि लोगों को लोन दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है कि लोग काम करें। सही दिशा में अगर इस चीज़ को खर्च हो तो जरूर रोजगार मिलेगा लोगों को। और जब तक कल कारखाना यहाँ नहीं खुलेगा, यहाँ कुछ रोजगार मिलने वाला नहीं है। सीवान बहुत छोटा जगह है और यहाँ गल्फ के लोग बहुत रहते हैं, यहाँ बहुत विदेशी पैसा है, लेकिन उस तरह से सीवान डेवलप नहीं हो पाया। या तो हमारे जनप्रतिनिधि की कमी है, हम में कमी है। सरकार एक बार यहाँ चीनी मिल लाई थी, ये जब 2015 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, 2015 में पहली बार 2005 में, उस समय चीनी मिल यहाँ बनाने के लिए बरहनी चौरा में आया था। लेकिन यहाँ के विरोध के कारण, लोकल पॉलिटिक्स के विरोध के कारण यहाँ उस चीनी मिल नहीं लगा। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। आज वो चीनी मिल लग गया रहता था, यहाँ सैकड़ों लोगों का रोजगार हो गया था। नीतीश कुमार चाहे केंद्र की सरकार अच्छी पहल कर रही है कि नए नए बच्चों को कर रही है कि आप स्टार्टअप की तरह अपना रोजगार बनाए, चाहे जैसे भी सरकार पहल कर रही है। और सभी युवाओं से आग्रह है कि आप लोग इसमें सरकार के दिशा और निर्देश जो आता है उसको सुने और अपने अपने रोजगार स्वयं सृजित करें। स्वयं सृजित करने का मतलब कि अपने ही अपने रोजगार को पैदा करें। औद्योगिक सीवान, खासकर सीवान पूछ रहे हैं, तो सीवान में जब तक कल कारखाना नहीं खुलेगा यहाँ कोई रोजगार नहीं। क्या लग रहा है, आप एडवोकेट हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, क्या लग रहा है कैसे रोजगार का सृजन आखिर कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले बात है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता के जागरूक होने के बाद से यहाँ के जनप्रतिनिधियों और जो पहले से कार्यरत प्रतिनिधि हैं या सरकारी कर्मी हैं, उन लोगों के साथ अच्छा तालमेल करके हर चीज़ को समय पर ही उपलब्ध कराई जाए और उसके हिसाब से रोजगार का सृजन किया जाए। यहाँ तक कि जो बैंक है, बैंक के मार्फत से जो लोन मिल रहा है उसमें भी कई तरह के लोग जागरूक होने के पश्चात भी नहीं देना चाहते हैं, उसे कड़ाई से वसूली जाए और जनता को भी चाहिए कि इसमें ध्यान दे करके और वसूली पर ध्यान दें और उसके बाद से सरकारी कर्मी मिल करके और उद्योगों को बढ़ावा दें, तभी ये हो पाएगा। बिना जनप्रतिनिधि के सहयोग के नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है इंतखाब जी, जो शहर में जो कचरा है आपका, उस कचरे से कुछ उद्योग लगाया जा सके? देखिए, सरकार ने इससे पहले एक प्रोजेक्ट दिया था, हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो 50-60 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, कि कचरे से ज़मीन जो हम लोग खरीदाया इसी वजह से कि भाई 5-6 बीघा ज़मीन खरीदा जाए, और इस कचरे से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट था, इस कचरे से खाद बनाने का प्रोजेक्ट था। लेकिन जब हम आपसे बोले ना, जब हमारा जनप्रतिनिधि गलत आया, जब वही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गया, ज़मीनें घोटाला हो गया, जब ज़मीनें खरीदे हम, आज ज़मीन में ही कमीशन खा गए, जब ज़मीन का ही हमको ये पोजीशन नहीं मिला, हमको ज़मीन जहाँ खरीदे वो गलत ज़मीन खरीद लिए हैं, तो जाहिर बात है सरकार का 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया अगर आया हमारे लिए इसको बनाने के लिए, तो जब ज़मीनें नहीं मिला हमको आज तक, तो फिर उस प्रोजेक्ट को कहाँ लगाएंगे? निश्चित तौर पर वो लगता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है, इससे बिजली भी पैदा होती है लोकल लेवल पर, कुछ ही घर को, कुछ ही गांव को, कुछ ही पंचायत को, कुछ ही वार्ड को मिलता, और उसके बाद से कुछ लोगों को रोजगार मिलता, इससे खाद बनता है, बहुत सारा काम होता है इससे। तो सारा जड़ है जनता, जनता के बाद जनप्रतिनिधि। देखिए, एक कुछ युवा हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर युवा यहाँ पढ़ तो लिख लेते हैं, सीवान की बात कर ले, सीवान में और पढ़ लिख कर रोजगार के लिए वो बाहर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कि युवा इनसे जरा बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। सीवान की बात करें तो सीवान के युवा पढ़ लिख लेते हैं और बाहर जाने लगते हैं, बाहर जाके कमाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि रोजगार का सीजन अगर यहाँ हो तो युवा नहीं जाए? देखिए, पलायन तो एक समस्या है, ये बिहार का नहीं, बिहार जैसे तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ समस्या है, और इस समस्या का पहल तो केंद्र कर ही सकता है। उसको पहल करने के लिए ये देखना होगा कि रोज़गार का हम लोग मतलब क्या लेते हैं। रोज़गार का ये मतलब नहीं हुआ कि मतलब आज हम कमाए और खा लिए, जीवन निर्वाह नहीं करना है। इसके लिए हमें देखना है कि उचित रूप से जिस टाइप का हम लोग पढ़ाई किए हैं उस स्तर को हम लोग को नौकरी मिल पा रही है कि नहीं। ये नहीं हुआ कि ये कोई बीटेक कर लिया और जाकर एक दुकान खोल लिया, रोज़गार तो मिला लेकिन वही समस्या होगी, तो या तो स्किल फिल पूरा करे, लेकिन स्किल डेवलपमेंट जो हम लोग का है लगभग एक दूसरी दिशा में ही जा रहा है।
तो ये स्किल डेवलपमेंट को लाना होगा, उसके साथ साथ रोज़गार परक ऐसा पढ़ाई भी लाना होगा, और साथ साथ ये हमारा सिवान जो सिटी है, बिहार है, वहाँ के यहाँ के लोकल लोगों को भी जागरूक करके कुछ ऐसा रिसोर्स लाना होगा कि बच्चों को पढ़ाया भी जाए, जैसे जो पढ़ लिए हैं वो थोड़ा बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा के अवसर दिलाएं, इस टाइप का रोज़गार दिलाया जा सकता है। बिल्कुल, रोजगार के लिए क्या कुछ होना चाहिए? आप युवा हैं जी। क्या आपकी क्या सोच है? मेरी यही सोच है कि यहाँ पे मतलब जो भी निर्माण हो हर एक चीज़ का, जो शिक्षा स्तर पर किसी चीज़ का निर्माण हो, तभी तो कोई पढ़ेंगे या आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो है कुछ कम लेवल तक का है, जो कि और ही ज़्यादा कम ज़रूरत क्या है कि नहीं है? ये है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं है। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ है वो मतलब बढ़िया तरीके से नहीं है। अच्छे तरीके से नहीं है। नहीं क्या होना चाहिए? किस तरह होना चाहिए, उसको और भी बढ़िया से बनाना चाहिए। और भी यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है, तो ऐसे रोजगार कहाँ से मिलेगा किसी को? कोई सोचेगा कि हम कहीं जाके तो कर तो सकता है, लेकिन क्या करेगा? बिल्कुल, देखिए, उद्योग नहीं है और उद्योग नहीं है तो युवा यहाँ के जो है कि पलायन कर रहे हैं, और पलायन करने का मुख्य वही वजह है कि शहर के अंदर कैसे शहर का विकास हो, शहर के विकास के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर हम इन लोगों से बात भी कर रहे थे। यहाँ के युवा बता रहे थे कि उद्योग नहीं है, और उद्योग नहीं है तो सारी जो शहर के जो सौंदर्यीकरण है वो नहीं हो पाता है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, लोकल स्तर के जो जनप्रतिनिधि है, वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। जैसे कि अभी नगर परिषद की बात कर ले तो नगर परिषद में ज़मीन खरीदा गया, उस ज़मीन पर ये तय हुआ था कि ज़मीन खरीदा जाएगा और ख़रीदने के बाद वहाँ कचरा गिरेगा, और कचरा गिरने के बाद उसका कचरे का जो है कि सफाई किया जाएगा, उस कचरा से बहुत कुछ बनता है, उसके लिए उद्योग खोला जाएगा। लेकिन ज़मीन खत्म हो चुका, ज़मीन मिला ही नहीं नगर परिषद को, ऐसे में कोई उद्योग नहीं लग पाया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर चर्चा करेंगे इन्हीं लोगों के साथ, इन लोग से जानेंगे कि आखिर इसके लिए दोषी कौन। हम बात कर रहे थे शहर का सौंदर्यीकरण कैसे हो और शहर में रोजगार का सृजन कैसे हो। सभी जो हमारे गेस्ट थे उन लोगों ने बताया कि कैसे, आखिर क्या वजह है नहीं होने का, और क्या किया जा सकता है ताकि शहर का सौंदर्यीकरण हो, और क्या किया जा सकता है तो रोजगार हो। इसके लिए दोषी कौन है, इस बात की चर्चा करते हैं इनसे जानते हैं कि आखिर इन सब के पीछे दोषी कौन है, कैसे शहर का, सिवान शहर का जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आखिर सरकार दोषी है या जिला प्रशासन दोषी है या लोकल स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो दोषी हैं। हम सीधे तौर पे बात कर लेते हैं इंतखाब जी से, फिर इंतखाब जी के पास चलते हैं। इंतखाब जी, ये बताइए आखिर ये सारा मुद्दा इसके लिए दोषी कौन है, आखिर क्यों नहीं? देखिए, जहाँ तक रोजगार की जब आप बात कर रहे थे, सिवान में 3 शुगर मिल, पचरुखी, सिवान, 2 सिवान में है, एक स्पिनिंग मिल था, सूता फैक्ट्री। हम आज किसी जनप्रतिनिधि को अभी के नहीं दोष दे रहे हैं। हम 1990 से 88 में 90 में बना था ये सूता फैक्ट्री। तीनों चीनी मिल हमारे 90 में चलता था। 90 से जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, सिवान में आप जानते हैं कि 8 विधायक हैं, 1 एमपी है। महाराज में एमपी ले लिए, 2 विधायक एमपी हो गए हमारे यहाँ, 2 एमपी और 8 सिवान का 8 विधायक, सब दोषी हैं। किसी ने आज तक, अगर इतने लोग मिलकर 90 से लेकर आज जोड़ लीजिए आप 32 साल में, किसी ने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया कि तीनों चीनी मिल को स्टार्ट करा दिया जाए, सूता फैक्ट्री को स्टार्ट करा दिया जाए। अगर ये स्टार्ट होता निश्चित तौर पर रोजगार लोगों को मिलता है। इसको स्टार्ट नहीं किया गया, और साथ में सिवान की जनता के भी हम इसको दोषी मानेंगे कि सिवान की जनता ने कभी रोड पर उतर कर इसके लिए प्रदर्शन नहीं किया। सिवान को हम 2-4-10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए बंद करते अगर इसके लिए कि हमारे शुगर फैक्ट्री को चालू किया जाए, हमारे स्पिनिंग मिल को चालू किया जाए, तो निश्चित तौर पर सरकार के कान में जीव रेंगता, इसके लिए दबाव बनता केंद्र से लेकर बिहार सरकार तक। आज ये हालत हो गया कि तीनों चीनी मिल की जमीन को सामान तो सब कुछ बेच ही दिया गया, जमीन को भी बेच बाच के बराबर कर दिया गया, बेच दिया गया। तो ये जनप्रतिनिधि हमारे इसके लिए दोषी हैं। आज के लेटेस्ट हम नहीं कहेंगे, अभी हमारे तत्काल वर्तमान जो पहले 1990 से हैं, जो 90 से चले आ रहे थे, वो भी सभी लोग दोषी सामान्य रूप से हैं। और निश्चित तौर पर इस पर सारे जनप्रतिनिधि को इस पर बैठ कर विचार करना चाहिए कि पार्टी लाइन से या दलगत लाइन से उठकर सबको एक साथ मिलकर एक शिष्टमंडल मिलना चाहिए मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री देश के,
श्री नरेंद्र मोदी से, जिसे मिलना चाहिए। इसको इसी को चालू कराया, नया लगाने से अच्छा जो पुराना है जिसको बंद किया जा रहा है। सब कुछ सिस्टम था, सारे स्टाफ एम्प्लॉय थे, कुछ जो रिटायर कर गए। ये आसान काम था, नया लगाना टफ काम है। लेकिन शहर के सौंदर्यीकरण के पीछे आखिर इसका दोषी कौन है? इसके जनप्रतिनिधि, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। सिवान शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जाहिर बात हमारे एमएलए भी यहाँ के जो 3 एमएलसी हमारे हैं, वो भी नगर परिषद बोर्ड के मेंबर होते हैं। एमएलए भी मेंबर होते हैं, लोकल सदर एमएलए, एमपी भी हमारे बोर्ड के मेंबर होते हैं। 5 इसी तरह ये हो गए, 38 हमारे वार्ड पार्षद हुए, एक चेयरमैन उपाध्यक्ष मतलब हैं लोग, ये दोषी हैं। जिला प्रशासन एकदम निश्चित जिला प्रशासन दोषी है। लेकिन सिवान तो मेरा है ना, हमको ज़्यादा लगाव इससे है, हमदर्दी से ज़्यादा है, हमारे बाल बच्चों के लिए है। प्रशासन तो आ जाएगा, कल चला जाएगा। जब हम दबाव बनाएंगे तो प्रशासन को मजबूरी है कि वो करना होगा। जब हम पहल करेंगे तो प्रशासन क्यों नहीं करेगा? जब हम ही सुस्त हैं, पूरा सबको दिक्कत नहीं है, तो प्रशासन इसमें क्या सहयोग करेगा? हमको आगे आना होगा तो प्रशासन हमारा सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। नहीं करेगा तो आंदोलन होना चाहिए। इतने एमएलए एमपी होने के बाद, अब वार्ड कमिश्नर होने के बाद से शहर सुंदर न बने, हो सकता है कभी? बिल्कुल। देखिए, शहर सुंदर ना हो, और ऐसा इंतखाब जी का कहना है कि अगर जनप्रतिनिधि आंदोलन करते हैं, जनप्रतिनिधि अगर बगावत पर उतर जाते हैं तो शहर का सौंदर्यीकरण किया जा सकता था। अधिवक्ता है मदन जी, इनसे बात कर लेते हैं। इंतखाब जी ने कहा कि जनप्रतिनिधि को आंदोलन करना चाहिए, इसके लिए आप क्या? जी, निश्चित तौर पर दोषी तो हम 3 को मानते हैं। एक तो जनता, उसके बाद से प्रतिनिधि और सरकार, तीनों दोषी है इसमें। और कहीं से भी दोष का जो कारण है, वो सबसे बड़ी दोष का कारण है जो जनता है। जनता कभी भी सड़क पर नहीं उतरी, नहीं कहीं बंद की मांग की, जैसा कि इंतखाब जी ने कहा कि जनता को आगे उतरना चाहिए। और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात है जो दोस्त जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को भी जनता की बातों को लेकर के संसद में या आवाज़ अपनी उठानी चाहिए, तभी जा कर के इसका निदान निकल पाएगा। आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि इंतखाब जी ने सही कहा है कि इस तरह जनता को रोड पे आना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा कि जनता केवल वोट देना जानती है? अभी हाल के दिनों की बात कर ले, आज विगत कई महीनों से दाहा नदी पुल बंद है, आने जाने के लिए दिक्कतें हो रही हैं। जनता चाहती तो चालू नहीं हो गया रहता, अब तक तैयार नहीं हो गया रहता। जी, जनता में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण से ये नहीं हो पा रहा है। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए था कि उसे लेकर के, विपक्षी दल हो तो जनता को लेकर के अपने स्वयं धरना पर बैठते, जनता खुद ब खुद उनका साथ देने के लिए तैयार होती, और तभी ये हो पाता। जहाँ विपक्षी दल के लोग ही क्यों बैठे हैं? मदन जी ने कहा कि विपक्षी दल के लोग बैठे हैं, आप तो सत्ता में हैं, आप अब तक क्यों नहीं आवाज़ उठाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, किस चीज़ का बात आज उठाने के लिए? पुल का? हम जनता के बात कर रहे हैं। जनता अगर आवाज़ उठाती तो पूरा पहले से किसी न किसी मुद्दे के, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन जनता तो चुप है। हम पुल एक बता रहे हैं कि संविधान में जिम्मेवारी और जिम्मेवार 2 शब्द का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। जनता को पावर दिया गया जिम्मेवारी देने के लिए। लोग जनप्रतिनिधि के रूप में उतर जाते हैं, अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं, और जब जनता उनको जिम्मेवारी अपनी दे देती है, चूंकि जनता को वोट देने का अधिकार है, ना कि फील्ड में उतरने का और नौटंकी करने का अधिकार है। ये नौटंकी जितने भी कराते हैं जनप्रतिनिधि लोग कराते हैं। जनता जब वोट दे देती है, आपको जिम्मेवारी दे देती है, आप जिम्मेवार हो, और जब तक आप जिम्मेवार नहीं होंगे, जनता का विकास नहीं हो पाएगा, सौंदर्यीकरण नहीं हो पाएगा, शहर का विकास नहीं हो पाएगा। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी इस विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों अरबों रुपए प्रत्येक जिला को आवंटित हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं मेरे प्रशासन के लोग भी दोषी हैं। बिल्कुल। देखिए, समय बहुत कम है। सोनू जी, ये बताइए कि विनोद जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी राशि दिया है, क्या लग रहा है राशि? जब से नीतीश कुमार की सरकार 2005 से आई, यही सिवान का गांधी मैदान है जो नरक में तब्दील था। गांधी मैदान का सौंदर्यीकरण नीतीश कुमार की सरकार में हुई। आपको बगल में सटे हुए पोखरा का सौंदर्यीकरण नीतीश कुमार की सरकार में हुई। पचमंद्रिका के सौंदर्यीकरण का पैसा सरकार में आई थी, लेकिन वो बंदरबाट हो गया। देखिए, नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार ने अच्छा काम किया। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कई स्मार्ट सिटी बनाए गए, और सिवान शहर
सुंदर बनाने का एक संकल्प है हमारा भी और आपका भी। निश्चित रूप से जनप्रति और हम लोग सब जगह आगे आने वाले दिन में सिवान शहर सुंदर हो। बिल्कुल सिवान शहर अगर जनप्रतिनिधि चाहें और शहर के जो बुद्धिजीवी चाहें और जनता चाहे तो सिवान शहर को सुंदर बनाया जा सकता है। सिवान शहर में एक रोजगार का सृजन किया जा सकता है। अब फिर आपसे किसी दूसरे मुद्दे पर लेकर हम फिर चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे। शहर में और क्या कुछ कई तरह के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर फिर हम चर्चा करेंगे और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता है, उनसे हम बात करते हैं। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। नमस्कार।